Hi students, today the topic for the day is the rural development. अब rural development क्या है? Let's talk about that. Rural यानी we are focusing on the rural areas of the nation. And when we talk about the term development, let's understand this now. अगर आप देख पा रहे हो इमेज के अंदर we can see some of the solar panels. We are actually trying to see the pesticides that are being sprayed. यानी we are actually trying to improvise the quality of life, or we can say the lifestyle that the people are actually getting in their areas. So rural development का basic मतलब क्या है? It is actually a continuous process attempting to improve all the aspects of rural life. उनकी सोसाइटी, उनकी पूरी जिंदगी बेटर करने का काम कर रहा है हमारा रूरल डेवलपमेंट. अब इस रूरल डेवलपमेंट में हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? What is the process that can be taken up for rural development is number 1, development of human resources. Humans को जो वहां पे लोग रहते हैं उनको बेटर बनाओ, एजुकेट देम, कीप देम हेल्दी, उन्हें ज्यादा ट्रेन करो, क्योंकि ये लोग जितने ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे उतना ज्यादा वो खुद की डेवलपमेंट में काम कर पाएंगे. सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज जितनी बेटर होंगी वहां पे उतनी अच्छी डेवलपमेंट आ पाएगी, बिकॉज कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी. थर्ड, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड स्ट्रक्चर को चेंज करो. लैंड स्ट्रक्चर में क्या आएगा? लाइक वी नो दैट देयर आर मेनी फार्मर्स हु हैव बिग पीसेस ऑफ लैंड, और कहीं ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल नहीं है. तो उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाओ सो दैट दे आर एबल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ बेटर मैनर. फोर्थ, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, क्योंकि जब तक लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पाएंगे तब तक वो डेवलपमेंट की तरफ चल ही नहीं पाएंगे. एंड लास्ट वुड बी द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो जितना अच्छे से हम उन्हें यूटिलाइज कर पाएंगे, इट वुड ब्रिंग मोर एंड मोर डेवलपमेंट इन द एरिया. सो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये 500 स्टेप्स, 500 चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है, राइट? Then the next thing we have is the rural credit. Credit यानी उधार. रूरल क्रेडिट यानी रूरल एरियाज में उधार. वहां पे उधार की जरूरत क्यों पड़ती है लोगों को? Why do the people over there need credit, need loans? सिंपल से रीजन, क्योंकि हमें पता है वहां पर जिस दिन बीज बोया जाता है और जिस दिन हार्वेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बीच में ना बहुत बड़ा टाइम गैप होता है. उसके अंदर पैसों के फ्लो की कमी ना हो, इसलिए क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है. सो ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट फार्मर्स कहां से ले सकते हैं? दे कैन रेज दीज क्रेडिट फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए जो ट्रेडिशनल तरीके चल रहे हैं, किसी रिश्तेदार से ले लिए, किसी रिच लैंडलॉर्ड से ले लिए. वेयरएज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज प्रॉपर बैंक से लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है प्रॉपर उनसे लोन लिया. ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फर्स्ट, तो इसमें 4 टाइप के सोर्सेज हमारे पास. नंबर 1, मनी लेंडर्स, जो काम ही पैसा उधार बांटने का करते हैं, बट पैसा वापस ना दिया तो जमीन पे कब्जा भी बहुत जल्दी कर लेते हैं. एंड दे गिव लोन्स एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इनके पास वो लोग जाते हैं जिनको बैंक क्रेडिट नहीं देता. बैंक क्यों नहीं देता? अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, ये बिना गिरवी रखे भी लोन दे देते हैं, बट द इंटरेस्ट रेट इज रियली वेरी हाई. सेकेंड, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, अक्सर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, बट इनसे आसानी से लोन मिल सकता है रूरल एरियाज में, बट प्रैक्टिकली चलें तो जरूरी नहीं है हर रिलेटिव आपका इतना हेल्पफुल हो. थर्ड इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स. आप एक एजेंट को आप सामान बेचते हो जो आगे जाके मार्केट में सामान बेचता है, आप उनसे भी उधार ले सकते हो. उधार लेके प्रॉमिस कर सकते हो कि यार जो मेरी फसल उगेगी वो मैं सारी आपको दे दूंगा एट ए चीपर प्राइस. सो किसी भी बेसिस पे उनसे बोरो किया जा सकता है. एंड फोर्थ, रिच लैंडलॉर्ड्स, जो बड़े जमींदार हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनसे भी बोरो किया जा सकता है. ये 4 वो सिस्टम है जो ट्रेडिशनल और बहुत पुराने चलते आ रहे हैं. बट आज के टाइम पे मोर फोकस इज ऑन द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. दो हर कोई यहां तक नहीं पहुंच पाता, बट यस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं? लेट्स सी दैट. नंबर 1, कोऑपरेटिव क्रेडिट. ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत सारे मनी लेंडर्स ने, ये जो मनी लेंडर्स थे, इन्होंने मिलकर, थोड़े बहुत ने मिलकर आपस में कोऑपरेट किया
एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक प्रॉपर कंपनी की तरह काम कर रहे हैं और लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट। सेकेंड इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जो गवर्नमेंट सेटअप करती है। ये लोग लोन देते हैं सिर्फ लैंड की बेटरमेंट के लिए, किसी पर्सनल काम के लिए नहीं, और बदले में गिरवी भी वही लैंड रखते हैं। गिरवी रखो वो जमीन और तभी उस जमीन के लिए आपको लोन मिलेगा, और कंडीशन ये है वो पैसा जो मिलेगा वो भी उसी जमीन पर यूटिलाइज होगा। थर्ड, कमर्शियल बैंक क्रेडिट, जिस तरीके से अर्बन एरियाज में बैंक उधार देते हैं, लोन्स देते हैं, उसी तरीके से रूरल एरियाज में भी देते हैं कि आओ कुछ गिरवी रखो, लोन ले लो। फोर्थ, रीजनल रूरल बैंक्स, अगेन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जहां पे ये बिना कोलैटरल के भी लोन देते हैं, बट द अमाउंट ऑफ लोन गिवन इज रियली वेरी स्मॉल, छोटे छोटे अमाउंट का देते हैं विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। देन द गवर्नमेंट डायरेक्टली, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जहां पर ऊपर वाले सोर्सेज नहीं दे पा रहे लोन, वहां पे गवर्नमेंट डायरेक्टली आकर लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग तकव्वी लोन्स कहते हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज द तकव्वी लोन्स। Then we have is the NABARD, which is National Bank for Agriculture and Rural Development. This NABARD is again an apex body. जिस तरीके से हमारे कमर्शियल बैंक्स की एपेक्स बॉडी होती है RBI, उसी तरीके से रूरल क्रेडिट में एपेक्स बॉडी है NABARD। ये ध्यान रखता है कि रूरल क्रेडिट के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज चल रहे हैं, दे आर ऑपरेटिंग इन अ फेयर एंड अनलीगल मैनर। कोई वहां पे भी कोई करप्शन या फिर माल प्रैक्टिसेस फॉलो ना हो रही। एंड लास्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप विच गेट लिंकेज विद द बैंक्स, जहां पे लोग आपस में आके ग्रुप बना लेते हैं, दे कलेक्टिवली टेक, पहले तो कई साल वो ऑपरेट करते हैं, जब बैंक्स को दिखता है कि हाँ ये अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर बैंक्स इनको लोन प्रोवाइड करता है, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्दर प्रोवाइड्स लोन टू दी पीपल हु आर इन नीड ऑफ फाइनेंस। So that is the self-help group linkages program for microfinance. Then कहते हैं यार जब रूरल क्रेडिट है बट इसके अंदर आसानी से हर किसी को उधार नहीं मिलता, there are certain problems with rural banking as well. वो problems कौन सी है? नंबर 1, less attention to small और marginal farmers. छोटे फार्मर्स के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता, क्यों? उनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती रखने के लिए। सेकेंड, ग्रोइंग ओवरड्यूज, लोगों का उधार बढ़ता हुआ जा रहा है, उधार ले लेते हैं, रीपे नहीं कर पाते, अगले साल फिर किसी और से उधार ले लेते हैं, तो उनके ड्यूज बढ़ते हुए जाते हैं कि आपको वो अमाउंट भी वापस करना है और इंटरेस्ट पेमेंट भी करनी है, सो द ड्यूज आर गोइंग वे बियॉन्ड द लिमिट। देन इनसफिशिएंसी, जितना लोन चाहिए, जितने रिसोर्सेज चाहिए इस रूरल क्रेडिट को चलाने के लिए, उतने अवेलेबल नहीं है। फोर्थ, इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है। वो बड़े बड़े विलेजेस में तो आपको मिल जाएंगे कमर्शियल बैंक्स या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, बट जो छोटे विलेजेस हैं वहां पे आज तक ये नहीं पहुंचे। फिफ्थ, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, किसी ने लोन मांगा 10 लाख रुपए का, उसे लोन मिला 2 लाख रुपए का, किसी काम का नहीं होगा, तो अमाउंट ऑफ सैंक्शन यहां पे इनएडिक्वेट है, इट इज नॉट अप टू द लेवल जहां पे उस फार्मर की नीड जो है वो फुलफिल हो सके। तो कहते देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बैंक शुड फोर्स ऑन बिल्डिंग अप रिलेशनशिप विद द बोरोवर्स। सिर्फ ऐसे मत सोचो कि उधार लेने आया है तो इसको दबा दो, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करो। बिल्ड अप रिलेशनशिप विद देम, उन्हें समझाओ कि लोन कैसे बोरो करते हैं या कैसे आप रीपे कर सकते हो, उनको काम करने में मदद करो, उन्हें समझाओ। एंड सेकेंडली, फार्मर्स को एनकरेज करो फॉर द हैबिट ऑफ सेविंग्स, जैसे हम लोग एक टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट यानी सेविंग्स करो ताकि मजबूरी में जब जरूरत पड़े आपको बैंक से बोरो ना करना पड़े, आपके पास खुद के फंड्स हो ताकि आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट भी ना देनी पड़े। इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज फार्मर्स ओनली, राइट? देन रूरल क्रेडिट खत्म, नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है? बिजनेस को एक्सपैंड करना किसी भी तरीके से, मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करना, नया प्रोडक्ट बनाना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, एवरीथिंग कम्स अंडर मार्केटिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें सो इट सेज दैट इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। सारे प्रोसेस इन्वॉल्व आ गया
विद द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, उसे पूरे देश में कैसे फैला सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, एवरीथिंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, राइट। बट ये ऐसे इस पे क्यों फोकस करते हैं? बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स दैट आर कॉन्टिन्यूसली फेस्ड बाय द फार्मर्स। ये प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स, आके माइंड वॉश कर देते हैं, कहते हैं कि भाई सस्ते में देना है तो दे दो वरना आपसे खरीदेंगे ही नहीं। एंड कई ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ये स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होंगी, दे आर फोर्स्ड टू सेल। कई बार होता है कि उनको प्रॉपर मार्केट की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो भी ये एजेंट्स जो हैं वो इजीली मैनिपुलेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने बोला कि मैं आलू 10 रुपए किलो दूंगा, वो कहते भाई मार्केट में 15 का बिक रहा है, मैं तुझसे 10 का कैसे ले लूं? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, बहुत सारे खर्चे हैं। सो मैनिपुलेशन करना बिग ट्रेडर्स के लिए बहुत ईजी होता है। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द फार्मर्स। इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव चैनल्स भी आए। कहते ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। गवर्नमेंट ने ऐसी मंडी सेटअप कर दी, ऐसी जगह सेटअप कर दी जहां पे फार्मर डायरेक्टली खुद आकर बेच सकता है और लोग डायरेक्टली आकर खरीद सकते हैं। बीच में जो मिडलमैन थे, बीच में जो ये बिग ट्रेडर्स थे, इन सबको हटा दिया। बीच में कोई कमीशन एजेंट था, हटा दिया। फार्मर डायरेक्टली बेचेगा, कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदेगा, तो उसमें दोनों का बेनिफिट हो जाता है। फार्मर को पैसे पहले से ज्यादा मिल जाते हैं, कंज्यूमर को सामान सस्ता मिल जाता है। एंड सेकेंड, फार्मर्स नाउअडेज आर इन अलायंस विद द नेशनल एंड द मल्टीनेशनल कंपनीज। एग्जाम्पल, आप मैकडोनल्ड्स की बात करोगे, हम देखते हैं हर जगह उनके फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट सेम है। क्यों? फार्मर्स के साथ टाई अप किया हुआ है, हमारे कहने पे हमारे तरीके से प्रोडक्ट उगाओ, सारा आपसे खरीद लेंगे। सो फार्मर्स आर इन डायरेक्ट अलायंस विद दीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। देन कहते हैं और क्या कर सकते हैं इस एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने में, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम सेल बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी फार्मर्स को प्रोटेक्ट करो फ्रॉम द बिग ट्रेडर्स, कि कोई भी घपला ना हो, कहीं पे भी कोई फ्रॉड ना हो। जहां पे जो मार्केट है वो रेगुलेटेड तरीके से एक रूल्स के बेसिस पे चले, कहीं पे भी कोई घपला नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दो, वाटर का सप्लाई अच्छा हो, कम्युनिकेशन बेटर हो, उससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेटर हो पाएगी, बिकॉज द फार्मर्स वुड बी अवेयर व्हाट्स गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, वेयर मेनी फार्मर्स टुगेदर कैन गो अहेड विद द मार्केटिंग प्रोसेस। सारे फार्मर्स अलग अलग मार्केटिंग करेंगे तो सबका खर्चा बढ़ेगा। कहते हैं आपस में मिलकर करते हैं, खर्चा भी बचेगा और काम भी अच्छा हो पाएगा। देन फोर्थ, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, और क्या कर सकते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर दी है। आलू उगाओगे, प्याज उगाओगे, तो वो एक मिनिमम प्राइस पे सेल होता है, तो वहां पे फार्मर्स आर सिक्योर कि जो फसल है वो आसानी से एक मिनिमम प्राइस पर तो बिकेगी ही बिकेगी। सेकेंड इज मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। गवर्नमेंट अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखती है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए तो वो इस बफर स्टॉक को यूज करती है ताकि वो कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन कर सके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, ताकि कमी की वजह से चीजें महंगी ना हो। एंड थर्ड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम बोलेंगे राशन शॉप्स, जो गवर्नमेंट रन करती है ताकि लोगों को जो सामान है वो सस्ता और अफोर्डेबल मिल सके। जो बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब इसके अंदर कवर अप होता है। देन गवर्नमेंट ये भी कहती है दैट द पीपल इन द रूरल एरिया शुड फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अलग अलग काम करो। सारे के सारे सब्जियां उगाने में लग जाओगे तो इतनी सब्जियों का हम करेंगे क्या, और आप अपनी पॉवर्टी से बाहर कैसे आओगे? फिर वो कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करना है, दो तरीके से करो। एक, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सिंगल क्रॉप मत उगाओ, अलग अलग क्रॉप्स उगाओ जिनकी मार्केट में डिमांड है। एंड सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, कि सब्जियां उगाने के अलावा यार कुछ और काम करो। एनिमल्स को फीड करो, हेन्स को फीड करो, उनके अंडे बेचो मार्केट में, आप गाय को फीड करो, उनका मिल्क बेचो मार्केट में। There can be different activities which can help in solving the situation of poverty and that can promote development in the rural areas. बेटर बना सकते हैं उन्हें। अब जब हम कह रहे हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। नंबर 1, एनिमल हस्बेंड्री, जहां पे एनिमल्स को फीड करो, उनके प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करो और मार्केट में बेचो।
लाइक बीज, उनसे हनी निकल सकता है. लाइक यू कैन फीड वेरियस एनिमल्स. लाइक अगर मैं बोलूँ हैन, आप हैन को फीड कर रहे हो, उसके अंडे बेच सकते हो. एक टाइम पे जब अंडे नहीं देगी हैन को ही बेच सकते हो. सो दैट कम्स अंडर एनिमल हस्बेंड्री. नंबर 2, डेयरिंग एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू दोज एनिमल्स. उन एनिमल्स को फीड करो विच आर गिविंग यू डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक काउज, बफेलोज, इवन कैमल्स कम अंडर दिस, क्योंकि ऊंट का दूध भी बिकता है. सो हियर वी कैन से द animals are being feeded so that we can extract their products and sell it in the market, the dairy products. इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज आई थी हमारी व्हाइट रेवोल्यूशन, जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी गुजरात के अंदर. व्हाइट रेवोल्यूशन में क्या था, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड. इंपॉर्टेंट टर्म टू नोट डाउन. ऑपरेशन फ्लड में क्या था, इन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां पर अलग अलग फार्मर्स जो डेयरीज चला रहे हैं अपनी मिल्क एक साथ एक जगह पे लेके आएंगे. फिर हम उसे क्वालिटी वाइज अलग अलग कर देंगे और हर क्वालिटी की मिल्क का अलग अलग प्राइस डिसाइड कर लेंगे. एंड ये गुजरात के अंदर काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, क्योंकि वहां पे देयर वाज अ फेयर प्राइस फॉर एवरी क्वालिटी ऑफ मिल्क. ना किसी का नुकसान, ना किसी का फायदा, पार्शियलिटी नहीं थी वहां पे. देन द थर्ड इज द फिशरीज. फिशेस कैच करो, उन्हें सेल करो, उससे फिश ऑयल बना सकते हो. एवरीथिंग रिलेटेड टू फिशेस वुड कम अंडर फिशरीज. अब इनमें क्या होता था, ये एक्टिविटीज अक्सर वहां फॉलो हो सकती थी जहां पे वाटर बॉडीज हो, क्योंकि जहां पे फिशेस होंगी वहीं पे ये फिशरीज आप चला पाओगे. देन अनदर थिंग दैट कैन बी फोकस्ड ऑन इज हॉर्टिकल्चर. कहते सिर्फ सब्जियां मत उगाओ, फ्रूट्स उगाओ, स्पाइसेस उगाओ, मेडिसिनल प्लांट्स उगाओ, ताकि अलग अलग जगह पे उन चीजों को यूज कर सके. मेडिसिन बनाने के लिए कई प्लांट्स यूज होते हैं. अगर मेडिसिनल प्लांट्स उगाओगे तो अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाओगे, अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे. एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हो, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, इन सब में जाओ, सो दैट आप अवेयरनेस फैला सको. कोई टेक्नोलॉजी आई बाहर से, इंटरनेट पे कॉमन हो गई है, किसी अगर एक ने देख ली, वो उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकता है, कम्युनिकेशन बेटर कर सकता है, ताकि वो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा अच्छे से ज्यादा स्मूथली फंक्शन कर सके. सो दैट कम्स अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट. देन द लास्ट थिंग फॉर द चैप्टर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कह रहे डेवलपमेंट में फोकस करो, आज की जनरेशन की लाइफ बेटर करो, बट इस तरीके से करो कि यार जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसकी लाइफ खराब ना हो. एटलीस्ट हम उन्हें ऐसी लाइफ दे सके जो हम आज के टाइम पे जी रहे हैं, ऐसी या इससे बेटर. सो डेवलपमेंट इस तरीके से करो दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स, द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, उनका नुकसान ना. देन उसके लिए फार्मिंग में अगर सोचे, वी शुड फोकस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई फर्टिलाइजर्स, कोई आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं होती. नेचुरल मेथड यूज होता है, जिसके अंदर ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, पेस्ट कंट्रोल, ये सब चीजें नेचुरल चलती हैं, कोई आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं होता. इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं. बेनिफिट्स क्या हैं, इकोनॉमिक फार्मिंग सस्ती है, ज्यादा पैसा नहीं लगता क्योंकि HYV सीड्स नहीं लेनी, कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, नथिंग. देन ये ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर पाते हैं बिकॉज इनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत है, एक्सपोर्ट करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो आप. थर्ड, फूड हेल्दी होगा क्योंकि कोई केमिकल नहीं है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएगा बिकॉज ये काम मेजरली लेबर इंटेंसिव होता है, कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज नहीं कर सकते. एंड सेफ्टी टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज इनटू अ नेचुरल प्रोसेस. बट लिमिटेशंस देखते हैं, लेस पॉपुलर, लोग फॉलो नहीं करते, लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है. सेकेंड, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, मार्केटिंग फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग की. आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन्स के अंदर थोड़ा बहुत कॉमन होता जा रहा है, बट हर जगह लोगों को इस फार्मिंग के बारे में या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता. थर्ड, लो यील्ड. सिंस फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे तो ग्रोथ रेट भी स्लो होगा और कम ग्रो हो पाएगा क्योंकि HYV सीड्स भी यहां पे यूटिलाइज नहीं हुए. देन शॉर्टर फूड लाइफ, कोई पेस्टिसाइड्स, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं है तो ज्यादा लंबे ये फूड आइटम्स चल भी नहीं पाएंगे, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं. एंड लास्ट, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स.
सिंस नेचुरल प्रोसेस से उगा रहे हो तो सिर्फ सीजनल चीजें चल पाएंगी। सर्दियों में आम कभी नहीं उगा पाओगे, मतलब सर्दियों में आपको आम कभी नहीं मिलेंगे जो इजीली मिल जाते हैं। सो वहां पे चॉइस ऑफ क्रॉप्स जो है वो एक सीजन के अंदर लिमिटेड रहेगी। बट स्टिल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर रियली वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड इट शुड बी लाइक स्प्रेड होनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जितनी फसल उगाएगा वो फुलफिल कर ही नहीं पाएगा हमारी पॉपुलेशन की नीड्स को, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैप्टर खत्म, चैप्टर 6, and we'll see you soon with new lectures जिसके अंदर we would be focusing on the examination patterns and along with that the few worksheets that we would be doing for the term 1 course, right? Thank you students, take care, bye bye.